चलो विल स्टार्ट। ये जो टॉट्स है चैप्टर वो ऑलरेडी किया हुआ है हम लोगों ने, और इसके जो नोट्स हैं वो मैंने पहले ग्रुप में भी डाले थे। ये चैप्टर को डिटेल में किया है और अभी हम उसमें से लॉ ऑफ टॉट्स में से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग आज ये करेंगे इसमें। और ये जो है इसमें डिटेल में दिया हुआ चाहिए तो मैं एक बार वापस शेयर करूँगी ये वाले नोट्स। तो ये फर्स्ट चैप्टर के ही नोट्स हैं और अभी हम लोग इसमें से कर रहे हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में लास्ट फ्यू इयर्स में जो क्वेश्चंस रिपीटेटिव आए हैं या फिर आने के जो चांसेस है वो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। सो द फर्स्ट सिंपल एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स है ये। मीनिंग ऑफ टॉट: द वर्ड टॉट कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टॉटम विच मीन्स ट्विस्टेड और रॉन्ग। अगर ट्विस्टेड है, रॉन्ग है तो ये टॉटम। ये ऑलरेडी हमने किया है तो हम फटाफट इसको रिवाइज ही कर रहे हैं। डेफिनेशन क्या है? अ टॉट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडीज डैमेजेस मनी कॉम्पेंसेशन। तो टॉट जो है वो सिविल रॉन्ग है, उसके लिए कॉम्पेंसेशन जो है वो मिलता है। अगर किसी ने किसी के साथ टॉट हुआ है तो एक जो प्लेंटिफ है, जो केस कर रहा है, जो डिफेंडेंट है जिसके ऊपर केस कर रहा है, तो प्लेंटिफ ऑलवेज एक्सपेक्ट अ काइंड ऑफ अ कॉम्पेंसेशन। और इन केस ऑफ क्राइम देर इज अ डिफरेंस बिटवीन टॉट एंड अ क्राइम। टॉट जो है वो सिर्फ सिविल रॉन्ग होगा, वो क्राइम नहीं होगा। और क्राइम में क्या होगा? क्राइम अगर किसी ने किया है तो वहाँ पे जो प्लेंटिफ होगा, जो मतलब केस कर रहा है, वो क्या चाहेगा कि उसको पनिशमेंट मिले। इन सम केसेस वो चाहेगा कॉम्पेंसेशन मिले, बट जहाँ पे क्राइम इन्वॉल्व होगा वहाँ पे पनिशमेंट, फाइन, ये सब होगा। बट अगर वो सिविल रॉन्ग है तो वहाँ पे नॉट नेसेसरीली कि पनिशमेंट हो। यूजुअली दिस इज द ओनली, कोई भी जो डैमेज हुआ है, जो इंजरी हुई है, जिसको हम लॉ की भाषा में इंजरी बोलेंगे, तो जो इंजरी हुई है उसका कॉम्पेंसेशन, जो मनी कॉम्पेंसेशन है, उसको एक्सपेक्ट करेगा प्लेंटिफ। 3 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ टॉट क्या है? अ रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, कुछ रॉन्गफुल एक्ट किया है, लीगल डैमेज किया है, इंजरी टू लीगल राइट। अगर किसी का कोई राइट है और उसको उसका राइट नहीं दिया और उसका राइट हमने तोड़ा, फॉर एग्जाम्पल किसी को किसी के लिए असॉल्ट किया, किसी को डिफेम किया, तो जैसे कि असॉल्ट जो है वो दोनों चीज़ें हैं, वो फेलिनस टॉट है। मतलब वो टॉट भी है, सिविल रॉन्ग भी है और क्रिमिनल रॉन्ग भी है। कोई कोई टॉट ऐसे होते हैं जो दोनों चीज़ों में आते हैं, फेलिनस होते हैं। वो टॉट भी, वो सिविल रॉन्ग भी होते हैं और क्रिमिनली भी रॉन्ग होते हैं। तो वैसे केसेस में जो प्लेंटिफ है उसे डिसाइड करना होता है कि वेदर ही वांट अ कॉम्पेंसेशन, उसे टॉट के इसमें उसको सू करना है या उसे एज अ क्राइम सू करना है। तो अकॉर्डिंगली ही विल टेक डिसीजन। बट यूजुअली जो एलिमेंट है टॉट का वो ये है कि लीगल डैमेज होता है। अगर किसी के लीगल राइट को इंजरी पहुंच रही है या कोई रॉन्गफुल एक्ट हुआ है, रेमेडी इन फॉर्म ऑफ कंपेंसेशन, जो रेमेडी मिलेगी, इसमें जो जस्टिस मिलेगा, जो चुकादा आएगा, वो क्या होगा? कॉम्पेंसेशन होगा। अगर ये 3 एलिमेंट्स हैं तो वो टॉट है। व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टॉट? ये एग्जाम में ऑब्वियसली हमको डिटेल में लिखना है, ये सिर्फ पॉइंटर्स हैं टू रिमेंबर द थिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टॉट: इट इज़ अ सिविल रॉन्ग नॉट अ क्राइम। ये सिविल रॉन्ग है, क्राइम नहीं है। टॉट इज डिफरेंट फ्रॉम क्राइम। रेमेडी क्या है इसमें? कॉम्पेंसेशन है। एक्शन इज बिटवीन प्राइवेट पार्टीज, दैट इज प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट। प्लेंटिफ कौन होगा? जो केस करेगा। डिफेंडेंट जिसके ऊपर केस कर रहा है। ड्यूटी इज इम्पोज्ड बाय लॉ नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो टॉट में कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग लॉ दिया गया है। तो टॉट्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को या फिर क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट को इंक्लूड नहीं करते। क्वेजी मतलब एज गुड एज कॉन्ट्रैक्ट, इट इज डीम्ड टू बी कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट की जो चीज़ें हैं वो टॉट्स में नहीं आती है। डिफरेंस बिटवीन टॉट एंड अदर रॉन्ग: ड्यूटी इसमें क्या होगा? टॉट में इम्पोज्ड बाय लॉ, क्राइम में भी इम्पोज्ड बाय लॉ, कॉन्ट्रैक्ट में बाय एग्रीमेंट। तो ये टॉट, क्राइम और कॉन्ट्रैक्ट, इनमें से कोई दो के बीच में भी डिस्टिंक्शन आ सकता है और इनमें से किसी टॉट या क्राइम में आ सकता है, टॉट एंड कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, क्राइम या कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, या तीनों में डिस्टिंक्शन आ सकता है। तो मेजर पॉइंट्स ये है, बाकी हम लोग देख के लिख सकते हैं समझ के। ड्यूटी इसमें लॉ इम्पोज करेगा, क्राइम में भी लॉ इम्पोज करेगा, कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट में जो लिखा होगा
वही होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि उसको उसका 50% जो देना है, जो भी कोई काम उन्होंने किया, जिस भी काम के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, तो वो एग्रीमेंट के हिसाब से वो लोग जो है वो आ, उसमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा एग्रीमेंट के हिसाब से ड्यूटी डिसाइड होगी कि किसकी क्या ड्यूटी है, किसको क्या करना है। बट टॉट में लॉ में बताया गया है कि किसी का असॉल्ट नहीं करना है, किसी की पब्लिक में इंसल्ट नहीं करनी है, किसी के लिए न्यूज़पेपर में कुछ गलत नहीं लिखना है, तो ये लॉ ने बताया है। क्राइम क्या है क्या नहीं है वो भी लॉ ने बताया है। बट कॉन्ट्रैक्ट में क्या करना है क्या नहीं करना है वो जो 2 या 3 लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस एग्रीमेंट में ही लिखा होगा। इसमें रेमेडी क्या होगा? टॉर्ट में ऑलवेज रेमेडी होगा कॉम्पेंसेशन, क्राइम में यूजुअली रेमेडी होगा पनिशमेंट, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा? डैमेजेस और परफॉर्मेंस। या तो फिर डैमेजेस को आप भरो या तो फिर जो परफॉर्मेंस करना है, मतलब जो भी उनको एक्ट करना है वो करो एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया है। पार्टीज क्या होंगे यहाँ पे? इंडिविजुअल, टॉट में इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल स्टेट हो सकता है वर्सेस अक्यूज्ड पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे अक्यूज पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट होगा कॉन्ट्रैक्ट में, और इन दोनों में इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल स्टेट। मतलब क्राइम है तो ऑब्वियसली कोई भी कोर्ट के पास जाएगा, टॉट है तो भी वो कोर्ट के पास जाएगा। तो इन दोनों केसेस में पर्सन कैन गो टू कोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट में भी कोर्ट के पास जाएगा, बट अक्यूज्ड पार्टीज जो है वो ही इन्वॉल्व होंगे, स्टेट के पास नहीं जाएगा। ये लॉ जो है वो स्टेट ने नहीं बनाया, गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने खुद ने बनाया है। दो वो लोग कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर करेंगे तो ही फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। और फिर ये कॉन्ट्रैक्ट में डिटेल में हम पढ़ेंगे कि, और ऑलरेडी हमने किया भी हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होगा, वेब वॉइड एब इनिशियो कब होगा, तो वो डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ टॉर्ट्स, हाउ व्हाट आर द काइंड्स ऑफ टॉर्ट्स? फर्स्ट इज नेग्लिजेंस, फेलियर टू टेक रीजनेबल केयर। अगर रीजनेबल केयर नहीं लिया तो वो भी एक टॉर्ट है, वो भी एक सिविल क्राइम, सिविल रॉन्ग है, नॉट क्राइम, सिविल रॉन्ग है। नेग्लिजेंस एग्जाम्पल, डॉक्टर नॉट गिविंग प्रॉपर ट्रीटमेंट, डॉक्टर ने नेग्लिजेंस दिखाया, उसने नेग्लिजेंटली काम किया, तो ये भी एक सिविल टॉर्ट है, सिविल टॉर्ट है। फेलियर टू टेक रीजनेबल केयर, जिसको हम सिंपली बोलेंगे नेग्लिजेंस। न्यूसेंस, अगर न्यूसेंस किया मतलब आपकी पड़ोस में कहीं पे बहुत ज़्यादा आवाज़ में गाने बज रहे हैं रात को और आपको सोने नहीं मिल रहा है, न्यूसेंस किया कोई भी तरह का, तो ये भी, ये कोई क्राइम नहीं है बट ये टॉट है, सिविल रॉन्ग है। अनरीजनेबल इंटरफेरेंस विद समवंस एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, या किसी की प्रॉपर्टी में चले गए, ट्रेस पासिंग किया, लाउड नॉइज़ है, पोल्यूशन है, तो ये न्यूसेंस क्रिएट किया। डिफेमेशन मतलब किसी की इंसल्ट करना पब्लिक प्लेस पे बोल के या लिखा हुआ। डिफेमेशन कैन बी ओरल, डिफेमेशन कैन बी इन रिटन। अगर डिफेमेशन रिटन में है तो उसे लिबेल बोलेंगे, और डिफेमेशन बोला गया है किसी के लिए कुछ गलत तो उसे स्लैंडर बोलेंगे। तो फॉल्स स्टेटमेंट देना कि किसी पर्सन की रेपुटेशन खराब हो उसे डिफेमेशन बोलेंगे, एंड दिस इज द टाइप ऑफ टॉट। एंड फोर्थ इज ट्रेस पास। ट्रेस पास वी ऑल नो के ट्रेस पास कैसे हो सकता है कि ट्रेस पास कुड बी फॉर लैंड, फॉर गुड्स, टू पर्सन। अगर पर्सन के ट्रेस पास हुआ मतलब क्या? उसका असॉल्ट किया, उसके लिए उसका बैटरी हुआ, उसका फॉल्स इम्प्रेजनमेंट हुआ, उसके ऊपर कुछ भी उसकी मर्जी के बिना फिजिकली उसके साथ कुछ ये हुआ, तो ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रेसपास टू पर्सन होंगी। टू लैंड है तो मतलब उसकी लैंड में, उसके प्रेमाइसिस में विदाउट उसकी परमिशन के एंटर किया, तो ट्रेसपास भी टॉट है, इज अ सिविल रॉन्ग। गुड्स के लिए इंटरफियरिंग विद गुड्स, किसी के गुड्स के साथ इंटरफियर करना, उसे खराब करना, डैमेज करना, तो दैट इज ऑल्सो ट्रेसपास टू गुड्स। सो फर्स्ट वन वॉज नेग्लिजेंस, अगर जैसे डॉक्टर ने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया तो वो नेग्लिजेंस का टॉट है। फिर न्यूसेंस, अगर नॉइज़ पोल्यूशन कर रहे हैं या बहुत आवाज़ कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं जहाँ से, जिस वजह से दूसरे लोगों के जो राइट है, राइट टू लिव, तो वो अगर उनका राइट जो है वो उन ब्रेक हो रहा है, उसको इंजरी हो रही है, पोल्यूशन हो रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है जहाँ से न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। डिफेमेशन है दैट के पर्सन के रेप्यूटेशन को हानि पहुंचती है बाय लिबेल, अगर रिटर्न में है, न्यूज़पेपर में दिया है, इंस्टाग्राम में दिया है, कहीं भी रिटर्न में अगर किसी के लिए फॉल्स स्टेटमेंट दिया है ताकि उसका रेप्यूटेशन ख़राब हो, तो वो लिबेल है, डिफेमेशन के अंडर लिबेल। और बोला है कुछ गलत पब्लिकली तो वो स्लैंडर है। और ट्रेस पास अभी हमने देखा पर्सन, लैंड या गुड्स हो सकता है। विकरियस लाइबिलिटी क्या होगा कि एक के बदले दूसरा पर्सन लाइबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी गाड़ी कोई चला रहा है
मेरा ड्राइवर मेरी गाड़ी चला रहा है, गाड़ी मेरी है, भले ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया तो भी मैं लाइबल हूँ। क्यों? क्योंकि वो गाड़ी मेरी है, मैं एम्प्लॉयर हूँ, वो एम्प्लॉई है। तो यहाँ पे वन पर्सन लाइबल फॉर द टॉट ऑफ अनदर, तो इसे बोलेंगे विकरस लाइबिलिटी। तो विकरस लाइबिलिटी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ टॉट। वन पर्सन लाइब, ये सारे जो है ना, ये सारी चीज़ें, लिबेल, स्लेंडर, विकरस लाइबिलिटी, डिफेमेशन, ये सब शॉर्ट नोट्स में 1 और 2 मार्क्स के लिए बहुत सारी चीज़ों में आ सकते हैं। तो वी शुड नो कि ये कंसेप्ट क्या है। वन पर्सन लाइबल फॉर द टॉट ऑफ अनदर, तो एग्जाम्पल एम्प्लॉयर लाइबल फॉर एम्प्लॉयज़ एक्ट। अगर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में किसी एम्प्लॉई ने गलती से किसी का टैक्स ज़्यादा भरवा दिया या कम भरवा दिया या कुछ गलत कर लिया, तो वो एम्प्लॉई जो है, एम्प्लॉई की गलती के लिए, एम्प्लॉय के एक्ट के लिए जो एम्प्लॉयर होगा, जो मेन ओनर है उसका, जो मेन चार्टर्ड अकाउंटेंट है उस कंपनी का या उस एसोसिएशन का या उस प्रोप्राइटरशिप फर्म का, वो लाइबल होगा। तो इसको विकरस लाइबिलिटी बोलेंगे। एम्प्लॉयर लाइबल फॉर एम्प्लॉइज एक्ट या पर्सन लाइबल फॉर सर्वेंट्स एक्ट, तो दैट इज विकरस लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होगी? इवन विदाउट नेग्लिजेंस डिफेंडेंट इज लाइबल। तो देर इज़, हम लोगों ने लास्ट जो ये सेशन किया था उसमें हमने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में जो है वो डिफरेंस देखा था और उसको डिटेल में भी पढ़ा था। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का एक एग्जांपल हमेशा ये होता है रेलेंस वर्सेस फ्लेचर का, कि एक बंदा है, उसके एरिया में एक माइन है, और दूसरा बंदा है जो उसके, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द केस, बट ये है कि उसमें वो जो माइन है उसकी माइन ख़राब होती है बिकॉज वो वाटर रिजर्वायर, दूसरा उसका जो पड़ोसी है वो वाटर रिजर्वायर को वहाँ पे ये क्रिएट करता है, वो खोदता है ताकि वाटर रिजर्व, तो उसके वाटर रिजर्वायर की वजह से इसकी जो माइन है वो ख़राब होती है। तो यहाँ पे इवन नेग्लिजेंस था, उसने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, तो भी ही इज लाइबल, द डिफेंडेंट इज लाइबल, भले ही उसने जानबूझ नेग्लिजेंस में हुआ हो, या एक्ट ऑफ गॉड का भी इसमें कंसेप्ट है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में, अभी डिटेल में आएगा तब हम करेंगे। बट केस लॉ इंपॉर्टेंट इसमें ये है, रेलैंड्स वर्सेस फ्लेचर। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का केस अभी हमने उस दिन भी किया था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस, और लेबर लॉ में भी आता है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का कंसेप्ट। और ये है ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी का केस हुआ था, जिसमें कोई, ये जो कंसेप्ट है ये आया ही तब बिकॉज ऑफ दिस भोपाल गैस ट्रेजेडी। इंडिया में ये कंसेप्ट ही तब आया एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का, कि इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं चलेगा। इवन इफ आपकी गलती नहीं है आपके प्रेमाइसिस में अगर हजार्डियस गुड्स है, हजार्डियस चीज़ों का आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो हजार्डस टू ह्यूमन लाइफ है, और उस वजह से ह्यूमन लाइफ को खतरा है और ह्यूमन लाइफ को कुछ नुकसान पहुंचा है, इंजरी हुई है, डैमेजेस हुआ है, तो नो एक्सेप्शन अलाउड, दैट इज एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, आपको कॉम्पेंसेट करना ही पड़ेगा। तो ये केस हुआ एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो बाहर ये भोपाल गैस ट्रेजेडी का केस है। तो दैट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। तो देर आर in short 7 kinds of torts: negligence, nuisance, defamation, trespass, vicarious liability, strict liability, absolute liability। रेमेडीज इन टॉर्ट्स क्या है? डैमेजेस, अगर डैमेजेस है तो, डैमेज हुआ है तो मनी कॉम्पेंसेशन होगा। अगर इंजंक्शन है तो कोर्ट ऑर्डर टू स्टॉप डूइंग समथिंग, कोर्ट ये भी बोल सकता है, कोर्ट इंजंक कर सकता है कि यहाँ पे आप जंक्शन बनाओ, मतलब स्टॉप कर लो, ये जो भी आप काम कर रहे हो, कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि यू शुड स्टॉप डूइंग दिस एक्टिविटी, कि ये नहीं होना चाहिए। अगर किसी को हार्म पहुंच रहा है, फॉर एग्जांपल आपके नियर बाय एरिया में कोई कंटिन्यूसली रोज़ गाने चला रहा है रात को, तो कोर्ट इंजंक्शन ये दे सकता है, कोर्ट ऑर्डर, कि आपको स्टॉप करना है, 10 बजे के बाद आपको आवाज़ नहीं करना है, न्यूसेंस क्रिएट नहीं करना है। तो हर केस में ज़रूरी नहीं है कि मनी कॉम्पेंसेशन हो, किसी केस में इंजंक्शन भी हो सकता है, कोर्ट ये ऑर्डर करेगा कि यू स्टॉप डूइंग दिस। स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन हो सकता है कि रिटर्निंग प्रॉपर्टी, अगर कहीं किसी की प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ है तो ही विल आस्क कि आप उसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो, कोर्ट विल आस्क कि वो जो प्रॉपर्टी है वो रिटर्न करो। सेल्फ हेल्प कब होगा? जब रीजनेबल फोर्स है, मतलब कहीं कहीं ऐसा भी रेमेडी हो सकती है लॉ ऑफ टॉर्ट में कि कोर्ट बोलेगा कि सेल्फ हेल्प है, मतलब आप भी वहाँ से हट जाओ, वहाँ पे कोई कॉम्पेंसेशन नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये, हम ये केस में बोल सकते हैं कि किसी ने किसी के लिए कुछ लिबेल किया है, प्रिंटिंग में कुछ लिखा है, तो वहाँ पे सेल्फ हेल्प का कंसेप्ट भी आ सकता है कि अगर वो
वो प्रूव नहीं कर पाया कि वो चीज़ जो मैंने लिखी है किसी पर्सन की रेपुटेशन के अगेंस्ट, उसका अगर उसके पास वैलिड प्रूफ नहीं है, तो वो रीजनेबल सेल्फ हेल्प कर सकते हैं, कोर्ट बोल सकते हैं कि आप एक डिक्लेरेशन दे दो कि वो जो उस दिन टाइपिंग हुआ था उसका कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, तो शुड नॉट बी कंसिडर। तो सेल्फ हेल्प भी हो सकती है इन सम केसेस, या फिर नॉर्मली बोल देंगे कि आप माफ़ी मांग दो, दैट्स इट। तो देयर कुड बी वेरियस रेमेडीज इन टॉर्ट लॉ। इम्पॉर्टेंट केसेस जो है, ये सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जैसे कि ये हमने देखा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, ये डिटेल में कर सकते हो आप। वो कभी एग्ज़ाम में केस लॉ लिखने के लिए काम आता है कि एक्चुअली हर क्वेश्चन में अगर लॉन्ग आंसर है तो हमको केस लॉ भी लिखना है, लास्ट में कंक्लूजन भी लिखना है, स्टार्टिंग मीनिंग डेफिनेशन से करना है, और बीच में जो भी क्वेश्चन में एग्जैक्ट पूछा है वो लिखना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो ये हमने रिसेंटली ये चैप्टर कवर किया पूरा। कंज्यूमर वो है जो पर्सन हु बाय गुड्स और सर्विस फॉर पर्सनल यूज़, नॉट फॉर रीसेल। खुद की यूज़ के लिए कर रहा है तो ही वो कंज्यूमर है। कंज्यूमर है तो उसको उसके राइट्स मिलेंगे, तो ही उसके राइट प्रोटेक्टेड होंगे अंडर दिस एक्ट। तो इसीलिए ये जानना ज़रूरी है कि वो कंज्यूमर है कि नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कार ले रहा है और वो कार, उसके पास बहुत सारी कारें हैं और वो कारों का बिजनेस करता है और वो कार चलाने के लिए बहुत सारे ड्राइवरों को देता है, तो वहाँ पे वो उस कार कंपनी का कंज्यूमर नहीं है। लेकिन वही बंदा अगर कार लेके खुद वो ड्राइवर बन के, उबर या ओला या खुद की ड्राइविंग करके वो अपने रेगुलर जो उसका ब्रेड एंड बटर है उसके लिए वो कार चला रहा है, तो वो उसके पर्सनल यूज़ के लिए हुई, तो वो कंज्यूमर हुआ। तो वी शुड अंडरस्टैंड कि वेदर द पर्सन इज़ अ कंज्यूमर और नॉट। कंज्यूमर होगा तो उसे कंज्यूमर के राइट्स मिलेंगे। नाउ राइट्स ऑफ कंज्यूमर क्या है? राइट टू सेफ्टी है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, उसे पता होना चाहिए अगर कोई प्रोडक्ट ले रहा है तो कि वो सेफ्टी भी है कि वो प्रोडक्ट सेफ़ होना चाहिए, फिर वो उसका इंफॉर्मेशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई खाने की चीज़ ले रहा है तो उसे पता होना चाहिए वेज है, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, वेज है, नॉन वेज है, एलर्जी एडवाइस जो भी है। राइट टू चूज़, उसको राइट है कि ही कैन चूज़ अमंग द वेरियस दिस थिंग। वो दुकानदार ये नहीं बोल सकता कि यही है, यही लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। तो कंज्यूमर ऑलवेज हैव अ राइट टू चूज़। एंड राइट टू रिड्रेस, रिड्रेस मतलब वो अगर उसको ग्रीवेंसेस है, अगर उसको प्रॉब्लम है, अगर उसको कंप्लेन है, तो वो उसके अगेंस्ट एक्ट कर सकता है, दैट इज़ राइट टू रिड्रेस। कंप्लेन्स कैन बी फाइल्ड फॉर, कौन सी चीज़ों के लिए कंज्यूमर कंप्लेन कर सकता है? डेफिशिएंसी इन सर्विस, इट्स नॉट ओनली अबाउट गुड्स, सर्विस में भी अगर कोई डेफिशिएंसी है, अगर किसी एडवोकेट ने बोला है कि हम आपका जो भी काम है ये करेंगे, हम आपको ये एग्रीमेंट बना के देंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट बना के देंगे, या जो भी है, फिर उसने नहीं बना के दिया अगर, तो कंज्यूमर कैन गो अगेंस्ट दैट एडवोकेट फॉर डेफिशिएंसी इन सर्विस, कि आपने जो बोला था वो आपने सर्विस नहीं दिया। तो ये सर्विस में हमेशा डेफिशिएंसी होगी, और गुड्स के बाद में डिफेक्टिव होगा। मतलब सर्विस डिफेक्टिव नहीं हो सकती, सर्विस में डेफिशिएंसी आ सकती है, और अगर गुड्स है तो उसमें डिफेक्ट हो सकता है। तो डेफिशिएंसी इन सर्विस, डिफेक्टिव गुड्स, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब जानबूझ के। इसमें हमने डिटेल में पूरा ये किया था, आप देख सकते हो प्रीवियस इसमें सेशंस के उसमें, कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या है उसको डिटेल में किया था, कि व्हाट इज़ अनरीजनेबल, कुछ अनरीजनेबल अपने फ़ायदे के लिए ऐसी कोई चीज़ें करना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस फ्रॉम दी जो सेलर होगा वो करेगा। ओवर चार्जिंग है किसी चीज़ का, अगर एमआरपी है, या ये तो प्रोडक्ट की बात है, सर्विस में भी अगर ओवर चार्जिंग है तो उसमें उसके अगेंस्ट भी कंप्लेन की जा सकती है। रिड्रेसल कमीशन क्या है? डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, स्टेट कमीशन है, और नेशनल कमीशन है। फिर ये तीनों कमीशंस का भी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था कि किसके किसके पास कितना कितना पावर है, कि कहाँ पे आप कौन से केसेस किस अमाउंट तक वहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जो भी केस होंगे वो लेके जा सकता है कोई भी विद द सर्टन लिमिट, और उसके बाद अगर उसके ऊपर के केसेस हैं तो वो स्टेट कमीशन के पास जा सकते हैं, और उसके भी अगर सब 1 करोड़ के ऊपर के केसेस हैं तो वो सब नेशनल कमीशन में जा सकते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट्स, उस लॉ ऑफ टॉर्ट्स अगेन वही है कि टॉर्ट इज इक्वल टू सिविल रॉन्ग प्लस हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे, कॉम्पेंसेशन। उसमें असेंशियल क्या है, रॉन्गफुल एक्ट होगा या ओमिशन होगा, ये अगेन रिपीटेटिव है। लीगल डैमेज है, मतलब इंजरी टू लीगल राइट है। और रेमेडी क्या होगा, जो भी डैमेजेस का रेमेडी होना चाहिए, मतलब डैमेजेस का
इन फॉर्म ऑफ कॉम्पेंसेशन। तो सिविल रॉन्ग है, वो क्राइम नहीं है। ड्यूटी इम्पोज्ड बाय लॉ है, जो भी ड्यूटी है वो लॉ इम्पोज कर रहा है। ये कोई किसी दो लोगों ने मिलकर डिसाइड नहीं किया है या चार लोगों ने मिलकर डिसाइड नहीं किया है कि क्या टॉट होगा क्या नहीं होगा। तो ये जो ड्यूटी है वो लॉ ने बताई है कि लॉ के हिसाब से व्हाट शुड बी सिविल रॉन्ग एंड व्हाट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ सिविल रॉन्ग। इसमें रेमेडी अगेन कॉम्पेंसेशन होगा, इंजंक्शन होगा, बिटवीन प्राइवेट पार्टीज हो सकता है कि जो दो लोग, ऑब्वियसली यहाँ पे हमने एक कंसेप्ट किया था कि इन रेम और इन पर्सोना, राइट इन रेम और राइट इन पर्सोना। तो राइट इन रेम मतलब जो जनरल कैटेगरी में सबको राइट्स दिए गए हैं, वो अगर कोई पार्टी ये कर रही है, दो पार्टीज मिलके अगर वो उस राइट को फॉलो नहीं कर रही है, फॉर एग्जांपल कि यूजुअली ये राइट है कि कोई भी आके किसी को मार नहीं सकता, लेकिन एक बंदे ने आके थप्पड़ मार दिया दूसरे बंदे को, तो यहाँ पे दो पार्टीज के बीच में जो लॉ ने बताया है कि वन कैन नॉट गो एंड स्लैप द अदर पर्सन, तो यहाँ पे दो पार्टीज के बीच में जो लॉ, जो राइट इन रेम दिया है, मतलब जनरल जो लोगों को राइट दिया गया है, उसको अगर कुछ तोड़ा है तो दैट इज सिविल रॉन्ग। टाइप्स ऑफ टॉर्ट क्या होगा, अगर इंटेंशनल है जैसे कि असॉल्ट है, बैटरी है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है, ट्रेसपास टू लैंड है या ट्रेसपास टू गुड्स है, ये डिटेल में हमने किया है। नेग्लिजेंस भी हो सकता है, इंटेंशनल होगा तो ये सब होगा, ये जानबूझ के किया हुआ टॉर्ट्स है। और ये नेग्लिजेंस में किया हुआ टॉर्ट है, जैसे कि डॉक्टर ने ध्यान नहीं दिया किसी पेशेंट को और गलत दवाई दे दी, तो वो उसने इंटेंशनली नहीं किया, वो नेग्लिजेंस से हुआ है। न्यूसेंस है तो वो हमने ऑलरेडी किया कि किसी को प्राइवेटली या पब्लिकली न्यूसेंस पहुंचाना, लाउड नॉइस प्ले करना। डिफेमेशन भी हमने किया, लिबल या स्लैंडर हो सकता है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, तो ये भी हमने किया, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, विकरस लाइबिलिटी भी किया। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में और हमेशा आता ही है और इस बार भी आएगा ही मोस्टली। तो जनरल डिफेंसेस क्या है, वॉलंटी नॉट फिट इंजुरिया, तो ये कंसेंट से अगर हो रहा है, मतलब ये भी कंसेप्ट हमने डिटेल में किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ठीक है, ये वाला सेशन हम बाद में करेंगे, बट कंसेंट से किया हुआ है अगर, मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं पैराग्लाइडिंग करने जा रही हूँ, वॉलंटरीली किया है मैंने, मुझे पता है कि पैराग्लाइडिंग करने से जो भी कुछ है, अगर मुझे कुछ हुआ तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, तो वो डिफेंसेस है। अगर किसी ने पहले से साइन लिया है, वो वॉलंटरीली कर रहा है, अपनी मर्जी से कर रहा है, तो वहाँ पे जो है वो इंजुरी नहीं मिलेगी, मतलब वहाँ पे जो है वो डिफेंस है, वहाँ पे आप सामने वाले पे केस नहीं कर सकते हो, आप खुद साइन करके गए हो। या कोई स्पोर्ट्स है, आपको पता है कि फुटबॉल खेलने से मुझे लग सकता है, तो मुझे लग सकता है तो वो वॉलंटरीली किया है, आपने अपने मर्जी से किया है वो काम। तो ऐसे चीज़ में जहाँ पे आपकी कंसेंट से वो काम हुआ है, तो वहाँ पे आप किसी के ऊपर केस नहीं कर सकते हो कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ टॉट हुआ, ये नहीं कर सकते हो आप। तो दिस इज़ द जनरल डिफेंस। सेकेंड इज एक्ट ऑफ गॉड, कहीं पे अगर एक्ट ऑफ गॉड है, फ्लड आया है, अर्थक्वेक हुई है, उस वजह से कुछ नुकसान हुआ है, तो वहाँ पे भी आप ये नहीं बोलोगे कि मेरे साथ टॉट हुआ है, तो दैट इज़ एक्ट ऑफ गॉड। एंड नेसेसिटी, कहीं पे ऐसा है कि वो नेसेसिटी है, ज़रूरत है वो चीज़ की, एक्सट्रीम नेसेसिटी है। से फॉर एग्जांपल के लॉकडाउन में या कोरोना के टाइम पे नेसेसिटी थी कि गवर्नमेंट ने बोला था कि सब लोग लॉकडाउन में रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, तब आप ये केस नहीं कर सकते हो गवर्नमेंट के ऊपर के मुझे हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो नहीं मिले, मुझे कहीं ये जाने नहीं मिला, मुझे मंदिर जाने नहीं मिला, ये सब आप नहीं बोल सकते हो, दैट वॉज द नेसेसिटी ऑफ दैट पीरियड। तो ये जनरल डिफेंस है। इनएविटेबल एक्सीडेंट, ऐसा एक्सीडेंट जो अनप्रेडिक्टेबल हो, जो आपको पता नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल एक्सीडेंट हुआ है, तो ऐसे केस में भी जनरल डिफेंसेस है। प्राइवेट डिफेंस है, किसी खुद के डिफेंस के लिए आप कुछ कर रहे हो। प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, प्लेंटिफ खुद ही रॉन्ग डूअर है, इसका एग्जाम्पल हमने ये देखा था कि वो खुद ही अगर गलत कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल उसने गाड़ी चोरी की और फिर किसी को चलाने के लिए दी, तो खुद ने ही अगर उसने गाड़ी चोरी करके दूसरे को चलाने के लिए दी है तो खुद ही रॉन्ग डूअर है। तो अगर वो दूसरा बंदा उसको पैसे नहीं दे रहा है, गाड़ी जो जितने भी किलोमीटर उसने चलाई होगी वो उसको पैसे नहीं दे रहा है, तो प्लेंटिफ खुद ही रॉन्ग डूअर है। तो ही कैन नॉट सू द केस के मेरी जो गाड़ी है मैंने इसे चलाने के लिए दी थी और इसने मुझे एक दिन का जो फेयर है वो नहीं दिया, तो पहली बात वो खुद ही रॉन्ग डूअर है, तो वो कर ही नहीं सकता। तो ऐसे केस में भी
जो डिफेंडेंट है उसके पास डिफेंस मिल जाता है कि वो बच जाता है अगर जहाँ पे प्लेंटिफ खुद ही रॉन्ग डूअर हो। या फिर स्टैचुटरी अथॉरिटी है, स्टैचुटरी अथॉरिटी मतलब पुलिस है या कोई कस्टम्स ऑफिसर हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं, जीएसटी ऑफिसर्स हैं, तो उनके पास कुछ पावर है, उनके पास डिफेंसेस हैं। वो अगर कुछ एक्ट कर रहे हैं तो आप नहीं बोल सकते कि उसने ट्रेस पास किया। तो ये अथॉरिटी है, उनके पास जनरल डिफेंसेस अवेलेबल है, वहाँ पे आप टॉर्ट के लिए उनके अगेंस्ट जो है वो केस सूट फाइल नहीं कर सकते हैं। ये रेमेडीज हमने यही देखा कि डैमेजेस जो है वो नॉमिनल होंगे, पुनिटिव होंगे या एक्सेम्पलरी होंगे। तो डैमेजेस को या तो फिर नॉर्मल कॉम्पेंसेशन मिलेगा, पुनिटिव एक्सप्लेनरी मतलब ज़्यादा मिलेगा, एक हैंडसम अमाउंट स्मार्ट मनी मिलेगा। कभी कभी ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे कॉम्पेंसेशन अच्छा खासा मिलता है, तो इट कुड बी नॉमिनल, इट कैन बी पुनिटिव, इट कैन बी एग्जेम्पलरी। तो बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा तो स्मार्ट मनी मिलेगा, जहाँ पे किसी ने कुछ ऐसा डैमेज हुआ है, किसी को कुछ ऐसा न्यूसेंस पहुंचा या डिफेमेशन है, तो उसने मानहानि में अपने लिए बोल दिया कि मुझे 2 करोड़ चाहिए, किसी ने बोला 1 करोड़ चाहिए, तो डिपेंड्स। तो ऐसे केसेस में रेमेडीज जो है वो डैमेजेस की जो रेमेडीज है, जिस केस डिपेंडिंग अपॉन द केस की क्या केस है, तो वो कॉम्पेंसेशन कुछ भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं इंजंक्शन भी हो सकता है। वो हमने देखा कि कोर्ट विल से कि आप स्टॉप करो, ज़रूरी नहीं आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा। कोर्ट विल से कि ठीक है कल से आपको ये नहीं करना है, अभी आप अगर वार्निंग भी दे सकती है कोर्ट के नेक्स्ट टाइम अगर करेंगे तो ऐसा ये जो है आपके ऊपर पेनल्टी होगी या फाइन होगा या जो भी होगा। बट यूजुअल केसेस में रेमेडीज जो होती है वो या तो फिर कॉम्पेंसेशन होता है या इंजंक्शन होता है या स्पेसिफिक रीइंस्टीट्यूशन होता है कि वो बताएंगे कि या अब के बाद जो भी आपकी प्रॉपर्टी है ये उनकी है, मतलब यहाँ पे आपका राइट नहीं है, तो वो उसको रीइंस्टीट्यूशन करके देते हैं कोर्ट। या फिर सेल्फ हेल्प होगा, ये भी हमने ऑलरेडी किया। वापस ये मस्ट रिमेंबर केसेस हैं। कंज्यूमर, आई थिंक ये रिपीट हुआ है। डिफाइन टॉट, अगेन ये बहुत बार क्वेश्चन में आया है। नेग्लिजेंस भी अभी हमने किया। फिर डिफाइन न्यूसेंस, न्यूसेंस कैन बी, ये इस पे डिस्टिंक्शन बिटवीन, ये एक बार आया था आई गेस, तो मैंने ये लिखा है फिर भी कि न्यूसेंस अनरीजनेबल इंटरफियरेंस विथ यूज एन्जॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। तो न्यूसेंस क्या हो सकता है? अनरीजनेबल इंटरफियरेंस, अनरीजनेबली कहीं किसी चीज़ को इंटरफियर करना विथ यूज़ और एन्जॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी को एन्जॉय करने के लिए या किसी भी प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए अनरीजनेबल इंटरफियरेंस हुआ तो वो न्यूसेंस है। प्राइवेट न्यूसेंस और पब्लिक न्यूसेंस कैन बी टू टाइप्स। प्राइवेट न्यूसेंस क्या होगा? जहाँ पे एक इंडिविजुअल, एक बंदे को इफेक्ट हो रहा है। पब्लिक न्यूसेंस क्या होगा? जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक पूरी एरिया में लाउड म्यूजिक चल रहा है आधी रात को, तो वो पब्लिक न्यूसेंस हुआ क्योंकि वो पूरी सोसाइटी को इफेक्ट कर रहा है। तो प्राइवेट न्यूसेंस तो एक इंडिविजुअल को इफेक्ट करेगा। एग्जाम्पल, लाउड मशीनरी अफेक्टिंग अ नेबर, किसी नेबर के यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए लाउड मशीनरी का आवाज़ आ रहा है तो एक ही नेबर को इफेक्ट कर रहा है, तो वो प्राइवेट न्यूसेंस हुआ। और पब्लिक न्यूसेंस में क्या होगा कि इफेक्ट सोसाइटी और पब्लिक एट लार्ज, जैसे कि हाईवे का रास्ता बन रहा है तो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है वहाँ पे, तो वो पब्लिक न्यूसेंस हुआ। तो इनके भी केसेस है। अगर ये क्वेश्चन आया तो केसेस में अगर रिमेंबर कर सकते तो अच्छा है, नहीं तो बेसिक अगर डिफरेंसेस लिखा तो भी दैट्स इनफ। डिफेमेशन भी हमने किया कि डिफेमेशन कैन बी लिबेल और स्लेंडर। इसमें इम्पॉर्टेंट केस है राम जेठमलानी वर्सेस सुब्रमण्यम स्वामी का, स्लेंडर का केस है, तो वो लिख सकते हैं हम लोग। विकरस लाइबिलिटी मैंने बताया कि वन पर्सन इज़ लाइबल फॉर द टॉट ऑफ अदर। अगर मेरी गाड़ी है, मेरा ड्राइवर चला रहा है, उसे एक्सीडेंट हुआ है तो भी मैं ही लाइबल हूँ, बिकॉज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो, स्टेट सर्वेंट हो। स्टेट सर्वेंट मतलब यहाँ पे क्या होगा कि अगर जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, अगर उन्होंने कुछ भी ऐसी कोई मिस्टेक हुई है, उनसे टॉट हुआ है, तो उसके लिए स्टेट रेस्पॉन्सिबल होगी, मतलब गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल होगी, क्योंकि वो लोग गवर्नमेंट के सर्वेंट की तरह काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट की अथॉरिटी से वो काम कर रहे हैं। तो अगर ये रिलेशन है या प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन है तो विकरस लाइबिलिटी जो आती है, विकरस लाइबिलिटी बहुत बार आया है एग्जाम में। एंड एक्सप्लेन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो हम लोगों ने देखा कि अ पर्सन कीपिंग डेंजरस थिंग ऑन लैंड इफ इज़ लाइबल इफ़ दे एस्केप। जैसे कि वो माइन और वाटर वाला एग्जांपल था कि अगर वो माइन चला रहा है तो वो डेंजरस थिंग है। जैसे कि ये केस था रेलेंस वर्सेस फ्लेचर,
डेंजरस थिंग उन्होंने लैंड थी उनके पास एक डेंजरस थिंग का जो भी जैसे कि माइन है, फिर वो ब्रॉट ऑन लैंड है, लाइकली टू कॉज मिसचीफ, उससे मिसचीफ होने के चांसेस हैं, एंड यू आर एस्केपिंग, नॉट नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड, ये नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड नहीं है, वहाँ पे वो नहीं करना चाहिए, आइडियली वो अलाउड नहीं है, फिर भी आपने किया। तो ऐसे केसेस में अगर कुछ भी हुआ तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है उस पर्सन के ऊपर कि उसे कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस हैं, जबकि जो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है उसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं है। यहाँ पे एक्सेप्शंस क्या है कि अगर वो चीज़ एक्ट ऑफ गॉड है, अगर वो वहाँ पे फ्लड आ रहा है या वहाँ पे कोई ऐसी एक्ट ऑफ गॉड इन द सेंस के फ्लड आया, अर्थक्वेक आया, ऐसा कुछ भी हुआ, तो ऐसे केस की वजह से अगर नुकसान हुआ है तो फिर उसको कॉम्पेंसेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये एक्सेप्शंस के अलावा अगर ये सारी डेंजरस थिंग्स हैं, लैंड पे लेके आया है जिससे मिसचीफ हो सकता है, एंड ही कैन एस्केप, वो उसे बच सकता है बट वो नहीं बच रहा है, और नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड, लैंड का जो यूज़ है वो नेचुरल नहीं है, अगर किसी एरिया में अलाउड नहीं है कि वहाँ पे माइनिंग होनी नहीं चाहिए और फिर भी वो माइनिंग कर रहा है विदाउट परमिशन, तो ऐसे केसेस में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है। एक्सेप्शंस ये है कि प्लेंटिफ का खुद का भी अगर फॉल्ट होगा, ये तो हम यूजुअली भी देखते हैं कि टॉर्ट्स में अगर प्लेंटिफ खुद ही रॉन्ग डूअर है तो उसको कुछ भी रेमेडी नहीं मिलती है, तो सेम अप्लाइज हियर ऑल्सो। और कंसेंट से है, अगर कंसेंट से है, कंसेंट का भी हमने किया कि वॉलंटी यहाँ पे कि अगर खुद से कर रहा है, वो वॉलंटरीली कर रहा है, तो फिर उसको जो है ये एक्सेप्शन मिले, वो एक्सेप्शन मिलेगा। मतलब जो बंदा है, जो प्लेंटिफ है, उसने कंसेंट लिया था कि मैं यहाँ पे आपके एरिया में वाटर रिजर्वर खोल सकता हूँ क्या, तो उसने बोला ठीक है, कंसेंट से काम हुआ है, तो ऐसे केस में जो है वहाँ पे कोई भी ये नहीं मिलेगा, उसको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। और एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी है, जो दो पार्टीज आपस में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है उनका कुछ भी लेना देना नहीं है, किसी थर्ड पार्टी की गलती है, तो ऐसे केस में भी एक्सेप्शन है। तो देर आर 4 एक्सेप्शंस टू स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एक तो एक्ट ऑफ गॉड, एक तो प्लेंटिफ्स फॉल्ट, एक कंसेंट, और इस एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। नाउ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी विद इंडियन केस लॉ, तो वो ये वही है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दैट इज दी भोपाल गैस ट्रेजेडी, के इंडस्ट्रीज एंगेज इन हजारियस एक्टिविटीज़, जो हजारियस एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज़ के लिए एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है, वो एब्सोल्यूटली लाइबल हैं, उनको कोई एक्सेप्शंस नहीं है, नो एक्सेप्शंस अलाउड। हायर स्टैंडर्ड देन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हमने पढ़ा उससे भी हायर स्टैंडर्ड है, क्योंकि इसमें कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, एक्ट ऑफ गॉड ये वो कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर आप हजारियस एक्टिविटी में एंगेज है आपकी इंडस्ट्री और उस वजह से आपके एम्प्लॉयज़ को या पब्लिक को नुकसान पहुंचा है, तो आपको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, जो भी है वो पे करेगा, उसको जो भी पोल्यूट करेगा, मतलब जो गलत करेगा उसको पैसा भरना ही पड़ेगा एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में। नाउ व्हाट आर जनरल डिफेंसेस, ये हमने अभी किया कि कंसेंट से किया है, वॉलंटरीली है, वॉलंटी नॉट फिट इंजरिया, तो वॉलंटरीली किया है, प्लेंटिफ ने खुद ही मान के किया है कि मुझे पैराग्लाइडिंग करनी है, मुझे पता है उसमें चोट हो सकती है, तो खुद किया है, तो वो डिफेंस है। एक्ट ऑफ गॉड डिफेंस है, नेसेसिटी, ये वापस रिपीट है वही, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। असॉल्ट क्या होगा, थ्रेट ऑफ इमीडिएट हार्म, मतलब अगर असॉल्ट, बैटरी या फॉल्स इम्प्रिजनमेंट से कुछ आता है क्वेश्चंस या मीनिंग आती है शॉर्ट, ऐसे एकदम 1 मार्क के क्वेश्चंस या 2 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, तो असॉल्ट क्या है, टू अंडरस्टैंड कि थ्रेट ऑफ इमीडिएट हार्म, अगर मुझे पता है कि अभी मुझे हार्म हो सकता है, वो बंदा मुझ पर हथियार मार सकता है, तो दैट इज असॉल्ट। थ्रेट ऑफ इमीडिएट हार्म, इमीडिएटली मेरे ऊपर हार्म हो सकता है, तो दैट इज असॉल्ट। बैटरी क्या है, फिजिकल कॉन्टैक्ट विदाउट द परमिशन। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्या है, टोटल रेस्ट्रेंड विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, तो लॉफुल जस्टिफिकेशन के बिना उसको रिस्ट्रेन कर लेना, मतलब उसको बंद कर देना, कैद कर देना, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट करना। तो ये जो मतलब इस कंसेप्ट को समझना इम्पोर्टेंट है। एंड ट्रेसपास टू लैंड, तो डायरेक्ट अनलॉफुल और इंटरफियरेंस विद पोजेशन ऑफ लैंड इज ट्रेसपास टू लैंड। मेलिकियस प्रोसिक्यूशन, मतलब गलत तरीके से प्रोसिक्यूट करना विदाउट रीजनेबल रीज़न,
अगर उनके पास रीज़न नहीं है, रॉन्गफुली स्टार्टिंग लीगल प्रोसीडिंग्स विदाउट रीजनेबल कॉज, बिन रीजनेबल कॉज ही नहीं है और फिर भी पुलिस ने या कोर्ट ने प्रोसिक्यूट किया, तो वो मेलिक्यूअस प्रोसिक्यूशन होगा। या किसी बंदे ने किसी के ऊपर केस किया और प्रोसिक्यूशन के लिए डिमांड किया विदाउट हैविंग रीजनेबल कॉज, तो वो मेलिशियस होगा, मतलब रॉन्ग होगा। एंड रिमोटनेस ऑफ डैमेज, रिमोटनेस मतलब डैमेजेस कितना दूर है, कितना देख सकते हैं उसको। फोरसीएबल डैमेजेस कॉम्पेंसेटेड, जो दिख सकते हैं, जो अनफोरसीएबल है, जो प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते, उस डैमेजेस को कोई भी कॉम्पेंसेट नहीं करेगा। जो देख सकते हैं, जो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जो पता है कि डैमेज हो सकते हैं, डैमेज हो सकती है चीज़ें, उसी को ही कॉम्पेंसेट होगा। ऑब्वियसली अनफोरसीएबल के 10 साल बाद क्या होगा, उसका कोई डैमेज कोई कॉम्पेंसेट नहीं करेगा। तो ओनली फोरसीएबल डैमेजेस कैन बी कॉम्पेंसेटेड। वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरिया, तो नो इंजरी टू वन हु कंसेंट, जो जैसे कि स्पोर्ट्स इवेंट है, जो खुद ही कंसेंट करके काम कर रहा है, उसको फिर इंजरी हो रही है, तो फिर वो जो है वो वॉलेंटरीली है, तो वो नॉट फिट इंजुरिया है, वहाँ पे उसको कोई भी कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। टॉर्ट एंड क्राइम में डिफरेंस, तो ये भी क्वेश्चन आता है। टॉर्ट में कॉम्पेंसेशन मिलेगा, प्राइवेट पार्टीज होगी। क्राइम में मतलब प्राइवेट पार्टीज होगी, मतलब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों प्राइवेट पार्टीज होंगी। लेकिन क्राइम में क्या होगा, पर्सन वर्सेस स्टेट, हम हमेशा देखते हैं केस लॉस में। तो यहाँ पे क्राइम में पनिशमेंट होगी एंड पर्सन वर्सेस स्टेट होगा। रेस इप्सा लिक्विटोर, ये भी हमने पढ़ा था। द थिंग स्पीक्स फॉर इट्स सेल्फ, तो जो खुद ही सामने ही दिख रही है हमें, वेल अंडरस्टूड है, ऐसा कुछ है। जैसे कि एक्सीडेंट इम्प्लाइज नेग्लिजेंस, समझ में आता है कि अगर एक्सीडेंट हुआ है, नेग्लिजेंस से एक्सीडेंट हुआ है, तो ऐसे जो केसेस हैं वो रेस इप्सा लिक्विटोर ऐसे केसेस हैं जहाँ पे मतलब कुछ किसी को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, सामने अंडरस्टूड है, तो वहाँ पे कॉम्पेंसेशन जो है वो डिफेंडेंट को, प्लेंटिफ को देना होगा। ऐसे बहुत सारे जो है ना, ये लैटिन जो वर्ड्स हैं, तो वो हम लोगों ने किए थे, वो एक अलग इसमें नोट्स में भी है, वो इम्पॉर्टेंट है करना। जैसे कि वॉलेंटी नॉट फिट इंजुरिया है, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मुझे भी याद नहीं आ रहा नाम, बट वो सब हमको करने हैं, और वो उसका हम लोग अलग से करेंगे क्लास एक दिन, जिसमें ये सारे जो चीज़ें हैं वो इंक्लूडेड हैं। बिकॉज ये हमें आ रहा होगा तो ही हमें समझ में आएगा, और एक पेपर में अगर हम ये लिखेंगे तो हमें जो है वो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि एक्स टुर्पी कॉजा नॉन ओरिटोर एक्सियो, फिर मतलब इसका मतलब कि इलीगल कॉज पे एक्शन अराइज नहीं होता, ये सब हमने लिखे थे। ओबी जस एबी रेमिडियम, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो मैगजिम्स हैं इन शॉर्ट। तो ये मैगजिम्स हम एक दिन कवर करेंगे सब, जो फॉर दिस टॉट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल मैगजिम्स। नाउ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमने अभी उसके डिटेल में किया कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास 50 lakhs तक के रिड्रेसल जाएंगे। मैंने 1 करोड़ बोला था आज ही, बट इट इज़ 2 करोड़ नेशनल कमीशन के लिए। स्टेट कमीशन अप टू 2 करोड़, नेशनल कमीशन अबाउट 2 करोड़ के अगर कोई रिड्रेसल है, कोई कंज्यूमर को ग्रीवेंस है, कोई कंज्यूमर को कंप्लेन है, तो वो कहाँ जाएगा, वो डिपेंड करता है कि उसका जो कंप्लेन है उसका अमाउंट कितना है। 50 lakhs तक का है तो डिस्ट्रिक्ट, और 50 lakhs से 2 करोड़ है तो स्टेट, अबाउट 2 करोड़ है तो नेशनल कमीशन में जाएगा। तो ये मुंबई यूनिवर्सिटी के एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम्स जो क्वेश्चन आ सकते हैं। इंजुरिया सिने डेमनम, ये भी हम लोगों ने जो है मैगजिम ये किया था। और इंजुरिया सिने डेमनम मतलब कि इंजुरी विदाउट डैमेज, और दूसरा है डेमनम सिने इंजुरिया, दैट इज डैमेज विदाउट इंजुरी। तो दो चीज़ें हो सकती है, एक तो इंजुरी विदाउट डैमेज हो सकती है, मतलब इसमें हमने बहुत अच्छा एग्जांपल किया था कि इंजुरी तो हुई है बट कोई डैमेज नहीं हुआ है। दो एग्जाम्पल किए थे। एक एग्जाम्पल ये था कि एक कॉलेज है उसके बाजू में दूसरा कॉलेज किसी ने खोल दिया, या एक क्लासेस है उसके बाजू में दूसरा क्लासेस किसी ने खोल दिया। बट आइडियली कैसा हुआ है, अगर उसने दूसरा क्लासेस खोला तो वो कंपटीशन में खोला है उसने, और उसने कोई गलत काम नहीं किया है, बट यहाँ पे इंजुरी हुई है। यहाँ पे
जो उसका लॉस हुआ है, उसके बाजू में दूसरा क्लासेस खुल गया, उसका लॉस हुआ है, फिर भी वो केस नहीं कर सकता उस पर। क्यों? क्योंकि उसकी जो इंजरी हुई है वो कॉम्पेंसेट मांग नहीं सकता है, बिकॉज दैट इज विदाउट द डैमेज। मतलब वहाँ पे उस केस में जो दोनों पार्टीज हैं वो कंपटीशन में काम कर रहे हैं। तो ये जो कंसेप्ट है इंजुरी सिने डेमनम और डेमनम सिने इंजुरिया, ये भी हम लोगों ने डिटेल में किया था। फिर से एक बार सारे जब मैगजिम करेंगे तब डिटेल में करेंगे। और नेग्लिजेंस और ये सब तो नॉर्मल है। जॉइंट टॉर्ट फीजर, अगर जॉइंट में लोगों ने कुछ रॉन्ग किया है वो है। पब्लिक न्यूसेंस अभी हमने किया, कंज्यूमर राइट हमने किया, रेस इप्सा लिक्विटर भी अभी किया, और विकरस लाइबिलिटी किया, फिर असेंशियल ऑफ नेग्लिजेंस, ये सब अभी हमने ये किया। दीज क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड के आ सकते हैं क्योंकि ये बहुत बार आए भी हैं। एंड नेग्लिजेंस हमने अभी किया कि नेग्लिजेंस इज़ अ ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी। जैसे कि डॉक्टर का एग्जांपल हमने लिया कि डॉक्टर जो है वो अगर उसने कुछ नेग्लिजेंस किया है तो नेग्लिजेंस इज़ अ ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी टू टेक केयर रिजल्टिंग इन डैमेज टू प्लेंटिफ। तो प्लेंटिफ को डैमेज हुआ है। अनीत जी आप म्यूट करिए प्लीज। थैंक यू। According to Winfield, negligence is a breach of legal duty to take care with results in damage. तो Winfield के डेफिनेशन के हिसाब से negligence is a breach of legal duty, जो आपकी लीगल ड्यूटी है उसको आपने तोड़ा है, टू टेक केयर विच रिजल्ट्स इन डैमेज। जो आपको लीगल ड्यूटी को ध्यान रखना था वो आपने नहीं किया है, उसकी वजह से डैमेज हुआ है, तो दैट इज नेग्लिजेंस। तो नेग्लिजेंस कैन बी बाय डॉक्टर, नेग्लिजेंस कैन बी बाय एनी सर्विस प्रोवाइडर, एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, एनी एडवोकेट, एनीवन। तो अगर उसने नेग्लिजेंसी अपना ड्यूटी प्रॉपरली परफॉर्म नहीं की है और उस वजह से सामने वाले को डैमेज हुआ है, तो वो केस में नेग्लिजेंस के लिए वो रेस्पॉन्सिबल है। असेंशियल नेग्लिजेंस के असेंशियल्स क्या, अगर नेग्लिजेंस पे शॉर्ट नोट आता है तो फर्स्ट इज ड्यूटी ऑफ केयर। मतलब मेरा ड्यूटी है कि केयरफुली वो काम करना है। तो अगर मैं केयरफुली नहीं कर रही हूँ और मेरी वजह से जो है वो प्लेंटिफ को हार्म पहुंचा है, जो मुझ पे केस कर रहा है उसको हार्म पहुंचा है, उसको नुकसान हुआ है, तो वो नेग्लिजेंस के लिए मुझे सिविल जो रॉन्ग है, मतलब सिविल रॉन्ग मतलब जो टॉर्ट है, उसके लिए ही कैन सू अगेंस्ट मी। ब्रीच ऑफ ड्यूटी, जो भी ड्यूटी मेरी है वो मैंने नहीं परफॉर्म की है, जो रीजनेबल मुझे काम करना था, जो आइडियली मुझे सौंपा गया था वो काम एज पर रूल एज पर नॉर्म्स मैंने नहीं किया, तो वो नेग्लिजेंस है। डैमेज है, द ब्रीच मस्ट कॉज एक्चुअल हार्म और इंजुरी। तो जो ब्रीच है, जो तोड़ा गया है केयर को, जो नुकसान जो भी टूटा है, जो मेरा काम है, जो उसमें जो भी गलत हुआ है, वो मस्ट कॉज एक्चुअल हार्म। एक्चुअल हार्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डॉक्टर के नेग्लिजेंस, डॉक्टर ने फॉर एग्जांपल नेग्लिजेंस भी दिया, उसको गलती से अगर किसी का पेट दुख रहा था तो सर दर्द की गोली दे दी, लेकिन उसको हार्म नहीं हुआ, वो ठीक है, मतलब उसको कुछ ऐसा मेजर ये हार्म नहीं हुआ, तो इन दैट केस वो जो है वो उसके प्लेंटिफ बन के और उसको डिफेंडेंट बना के वो केस नहीं कर सकता है। उसमें एक्चुअल हार्म और एक्चुअल इंजरी होनी चाहिए। हार्म मस्ट बी फोर्सिएबल, और हार्म जो है वो दिखना चाहिए। ये नहीं बोल सकता है वो मरीज़ के मुझे 10 साल बाद इसका इफेक्ट होगा, 10 साल बाद मुझे कुछ प्रॉब्लम होगा, तो वो बहुत रिमोट नहीं होना चाहिए, बहुत दूर नहीं होना चाहिए। अगर इमीडिएट उसको कुछ नुकसान हुआ है, फोर्सिएबल है वो, इट कैन बी प्रेडिक्टेड, वन कैन सी, तो ही उसे जो है वो उसका कॉम्पेंसेशन मिलेगा। कॉम्पेंसेशन मिलने से पहले वो केस कर सकेगा, इन शॉर्ट। इसमें भी केस लॉस दिए हैं। इलस्ट्रेशन यही है कि डॉक्टर फेलिंग टू डायग्नोस कॉमन इलनेस ड्यू टू केयरलेसनेस अमाउंट्स टू नेग्लिजेंस। अगर डॉक्टर की केयरलेसनेस से कोई कॉमन इलनेस को डायग्नोस नहीं कर पाया तो दैट इज नेग्लिजेंस। इसमें डिफेंसेस क्या है कि कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, अगर कॉन्ट्रीब्यूटरी है, दोनों साइड से है, पेशेंट ने भी उसको गलत बताया और इसने गलत समझा, दोनों की तरफ से मिस्टेक हुई है, कॉन्ट्रीब्यूटरी है, उसने किसी के और रिपोर्ट्स दिखा दी है, तो दोनों की तरफ से नेग्लिजेंस है, तो डॉक्टर को डिफेंस मिल सकता है। सिमिलरली इन द केस ऑफ एडवोकेट, अगर केस को सही नहीं बताया है, जो भी आपके पास आया है आपका क्लाइंट, अगर उसने केस को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया है, तो इन दैट केस कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस होगा। मतलब वहाँ उस पार्टी का भी नेग्लिजेंस है और मेरा भी नेग्लिजेंस है, तो दोनों का नेग्लिजेंस है, तो वो जो है वो उसमें डिफेंस मिलेगा। मतलब दैट पर्सन, दैट क्लाइंट कैन नॉट सू अ केस ऑन मी फॉर
हैविंग नेग्लिजेंस इन माई ड्यूटी। वॉलेंटरी नॉट फिट इंजरी, या अगेन के वॉलेंटरीली आपने खुद ही कुछ किया है, आपको पता है ये करना है, या आपको पता है, तो उसमें नेग्लिजेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने पैराग्लाइडिंग करने जा रही हूँ और मैंने साइन किया है कि मुझे कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार हूँ, मतलब मैं कौन सा मैगजिम यूज़ कर रही हूँ, वॉलेंटरी नॉट फिट इंजरिया। तो वहाँ पे अगर मुझे कुछ हो रहा है तो उसमें उसकी गलती नहीं है, क्योंकि उसने मुझसे कंसेंट लिया है, वॉलंटरी नॉट फिट इंजरी है, तो उसको डिफेंस मिल गया इस चीज़ में। वो दिखा सकता है कि हम लोगों ने साइन लिया था, तो उसकी गलती नहीं है। नाउ एक्ट ऑफ गॉड, अगर एक्ट ऑफ गॉड से कुछ हो रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, कुछ ऐसी चीज़ हो रही है, तो ऐसे केसेस में भी डिफेंसेस है। इनएविटेबल अनप्रेडिक्टेबल एक्सीडेंट है, तो ऐसे केस में भी ऑब्वियसली डिफेंस है। वो जनरल भी डिफेंस होता है, तो नेग्लिजेंस में भी ये डिफेंस मिलेगा। कंक्लूजन क्या है? नेग्लिजेंस इज अ सेंट्रल प्रिंसिपल इन टॉट लॉ टू एंश्योर रीजनेबल केयर इन सोसाइटी। लोग अपना काम रीजनेबली करें, अच्छे से करें, ध्यान से करें, इसीलिए नेग्लिजेंस जो है वो सेंट्रल प्रिंसिपल है इन टॉट। नाउ न्यूसेंस, न्यूसेंस का भी हमने शॉर्ट में पढ़ा, इसमें थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है कि पब्लिक न्यूसेंस हो सकता है, प्राइवेट न्यूसेंस हो सकता है। असेंशियल यही है कि अनलॉफुल और अनरीजनेबल इंटरफियरेंस कर रहा है कोई आपके घर में, एरिया में आके, अनलॉफुली अनरीजनेबली इंटरफियरेंस है। और इंटरफियर किसके साथ कर रहा है? किसी के कंफर्ट के साथ, आपके घर में आके चिल्ला के जा रहा है, या आपकी प्रॉपर्टी में आके फटाके जला रहा है, कुछ भी कर रहा है ऐसा जो आपकी इंटरफियर हो रहा है आपकी प्रॉपर्टी पे या आपके खुद के कंफर्ट पे। सब्सटेंशियल और कंटिन्यूस, हमेशा कर रहा है, कंटिन्यूस कर रहा है, तो सब्सटेंशियल है, मतलब वो दिख रहा है कि उतना इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए, तो सब्सटेंशियल है वो, या कंटिन्यूस इंटरफियरेंस है, तो वो न्यूसेंस की कैटेगरी में आएगा। नाउ इसमें इलस्ट्रेशन भी दिया है, फैक्ट्री कॉजिंग कॉन्स्टेंट नॉइज एंड स्मोक अफेक्टिंग नेबर्स। अगर आपके नेबर में एक फैक्ट्री खुल गई है और जहाँ पे कॉन्टीन्यूसली नॉइज़ हो रहा है और स्मोक भी आ रहा है, धुआं भी आ रहा है, तो वो नेबर्स को इफ़ेक्ट करेगा। तो इसमें डिफेंसेस क्या है? प्रेस्क्रिप्शन, प्रेस्क्रिप्शन मतलब अगर उसे प्रेस्क्राइब किया गया है, मतलब फैक्ट्री को वहाँ पे अलाउ किया गया है कि ये करो, तो वो उसको डिफेंस मिल जाएगा, उसके ऊपर आप केस नहीं कर सकते हो। आपका नेबर है, उसने परमिशन ली हुई है कि इस पर्टिकुलर डे पे मैं रात को 11 बजे तक आवाज़ करूँगा, तो उसके पास प्रेस्क्राइब्ड है वो चीज़, वहाँ पे आप फिर नहीं बोल सकते हो कि मुझे न्यूसेंस हुआ, और फिर आप डिफेंस के लिए उसको डिफेंस मिल जाएगा, मतलब आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते हो। और थर्ड एग्जांपल ये हो सकता है कि अगर कोई आके आपकी एरिया में ट्रेस पासिंग कर रहा है, वो आ रहा है आपकी प्रेमाइसिस में चेक करने के लिए, और उसके पास प्रेस्क्राइब्ड है, वारंट है, तो आप उसके ऊपर ये नहीं बोल सकते हो कि न्यूसेंस क्रिएट किया, हमारे घर में आके चिल्लम चिल्ली की, या इनकम टैक्स ने रेड क्यों डाली। तो इनकम टैक्स के ऊपर आप न्यूसेंस का जो है वो ये नहीं डाल सकते, क्योंकि वो प्रेस्क्राइब्ड है, उसके पास दिया गया है, वारंट है उसके पास, प्रेस्क्रिप्ट किया हुआ है, लिखा हुआ है उसके पास, और वो स्टैच्यूटरी अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी है, उसे ये काम करने का ऑथोराइज किया गया है फ्रॉम गवर्नमेंट। और पब्लिक गुड, और ये पब्लिक गुड के लिए है। अगर कोई चीज़, फॉर एग्जांपल के अगर किसी को, पुलिस को लग रहा है कि आपके घर में ड्रग्स है, कुछ है, तो वो वारंट के साथ, और वो उसमें अथॉरिटी है, तो वो आके, ये पब्लिक गुड के लिए है, या फिर खुद के मतलब पब्लिक की सेफ्टी के लिए ये चीज़ है, तो ऐसे केस में वो आके देख सकते हैं। तब आप उनको ये नहीं बोल सकते हो कि उन्होंने मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी में आके न्यूसेंस क्रिएट किया है, तो वैसे केस में जो है उनको डिफेंसेस मिलेगा, मतलब जो भी ये एक्ट कर रहा है उसके ऊपर आप केस नहीं कर सकते हो। कंक्लूजन क्या है? न्यूसेंस प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी फ्रॉम अनरीजनेबल इंटरफियरेंस। तो आपका कोई भी अनरीजनेबल इंटरफियरेंस ना करे आपकी पर्सनल चीज़ों पे, उसलिए न्यूसेंस जो है, न्यूसेंस का कंसेप्ट टॉट में है। डिफेमेशन अगेन हमने किया कि किसी के लिए फॉल्स स्टेटमेंट देना, किसी की रेपुटेशन को ख़राब करना इन राइटिंग और बाय स्लैंडर, तो बोल के करना या लिख के करना, तो पब्लिकेशन हो सकता है, किसी के लिए स्टेटमेंट देना, और प्लेंटिफ मस्ट बी आइडेंटिफाइबल, ये इंपॉर्टेंट है कि वो ऐसे नहीं बोल सकता है कि कोई भी एक नाम बोल दे कि पूनम जो है वो ऐसा है, तो पूनम बहुत हो सकती है, तो आइडेंटिफाइबल होना चाहिए कि किस पूनम की बात कर रहा है वो, तो ही उसके ऊपर डिफेमेशन के लिए आप सू फाइल कर सकते हो, सूट कर सकते हो, केस कर सकते हो, जो भी कर सकते हो। तो आइडेंटिफाइबल होना इंपॉर्टेंट है, ये नहीं बोल सकते हो आप कि उसने मेरे मेरे लिए ही बोला है, तो आइडेंटिफाइबल है अगर, देन यू कैन डू दिस थिंग, आप मांग सकते हो कंपेंसेशन कि तुमने मेरा डिफेमेशन किया है।
और पब्लिकेशन है, डिफेमेटरी स्टेटमेंट दिया है, तो स्टेटमेंट वर्बली भी दे सकता है, राइटिंग में भी दे सकता है। ये हमने ये स्ट्रॉन्ग इंडियन प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट मतलब प्रीवियस केस डिसीशंस, जो प्रीवियस केस डिसीजन होते हैं उसे प्रेसिडेंट कहते हैं। जो प्रीवियस केस लॉ के डिसीजन आते हैं तो उसे प्रेसिडेंट कहते हैं। तो राम जेठमलानी वर्सेस सुब्रमण्यम स्वामी का जो केस है वो डिफेमेशन का है, तो ये एग्जाम्पल, ये केस लॉ हम लिख सकते हैं। एंड न्यूज़पेपर फॉल्सली अक्यूजिंग अ बिजनेसमैन ऑफ फ्रॉड, कोई भी न्यूज़पेपर फॉल्सली बोल रहा है कि ये बिजनेसमैन ने फ्रॉड किया है, तो ये डिफेमेशन का केस है। इसमें डिफेंसेस क्या है, अगर वो बात सच है तो सच बोलने का हक है, तो वहाँ आप ये नहीं बोल सकते हो कि मुझे डिफेम किया। अगर सच लिखा गया है कि कोई भी बिजनेसमैन ने ये फ्रॉड किया है, वो प्रूव नहीं कर पा रहा है कि उसने वो फ्रॉड नहीं किया है, तो सच लिखने का और सच बोलने का हक है, तो वहाँ पे डिफेंसेस मिल जाएगा। फेयर कमेंट किया है उसने, मतलब इम्प्रॉपर कमेंट नहीं किया है, जनरल और फेयर कमेंट किया है जो एक्सेप्टेबल है, जहाँ पे डिफेमेशन की बात नहीं आती है, वो फेयर चीज़ बोली है उसने, तो वहाँ पे भी आपको डिफेंस मिल जाता है। आपके ऊपर कोई केस नहीं करता अगर आपने फेयर कमेंट किया है, ट्रुथ बोला है, या अगर प्रिविलेज है, एब्सोल्यूट और क्वालिफाइड है। यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई न्यूज़ रिपोर्टर है तो वहाँ पे उसको प्रिविलेज है कि वहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ सकता है वहाँ पे। और अगर कोई पुलिस है, अगर वो कुछ बोल रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इस बंदे ने चोरी की है या इसके पास वो सामान हो सकता है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट और क्वालिफाइड प्रिविलेज मिल सकता है, क्योंकि उसने एग्जैक्ट उस बंदे का नाम नहीं लिया है। तो वो बंदा नहीं बोल सकता कि आपने मेरे ऊपर डिफेमेशन किया, आपने मेरा नाम कैसे लिया। तो यहाँ पे उसने क्वालिफाइड चीज़ बोली है, मतलब कंडीशनल चीज़ बोली है कि हो सकता है, तो ऐसे प्रिविलेजेस मिल सकते हैं, डिफेंस मिल सकते हैं। मतलब ऐसे केसेस में जो है वो प्लेंटिफ जो है वो केस नहीं कर सकता है हर टाइम कि मेरे लिए ऐसे क्यों बोला। तो वहाँ पे कैसा हो सकता है, वो क्वालिफाइड कंडीशनल चीज़ को ही बोल सकता है कि डिपेंडिंग ऑन दिस मैं ये बोल सकता हूँ, बट आई एम नॉट वेरी श्योर। अगर ऐसा कुछ बोला है तो वहाँ पे प्रिविलेज मिल सकता है। कंक्लूजन क्या है, डिफेमेशन प्रोटेक्ट्स एन इंडिविजुअल रेपुटेशन फ्रॉम अनजस्ट हार्म। तो किसी के साथ रेपुटेशन की, किसी का रेपुटेशन खराब ना हो, इसीलिए डिफेमेशन का जो कंसेप्ट है वो टॉर्ट्स में है। फिर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हमने ऑलरेडी किया अभी, एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी अभी किया। तो ये वही है कि केमिकल लीकेज, भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला, विकरस लाइबिलिटी भी हमने अभी किया। नाउ ये वापस केस लॉज है, दिस इज व्हाट, हाँ, विकरस लाइबिलिटी के एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो, फिर अगर मेरे स्टाफ ने कुछ गलत किया तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। ट्रेस पास भी हमने किया, और रेस इप्सा लिक्विटोर, थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, वो सामने ही दिख रही है कि वो जो चीज़ है वो गलत है। एक्सीडेंट अगर अगर मैं ही गाड़ी चला रही हूँ, मैंने ही एक्सीडेंट किया है, वो मतलब सामने ही समझ में आ रहा है, देखते ही समझ में आ रहा है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसको मैक्सिम को बोलते हैं रेस इप्सा लिक्विटोर, द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। तो व्हेन एक्सीडेंट इटसेल्फ इम्प्लाइज नेग्लिजेंस, समझ में आता है कि जो एक्सीडेंट है वो नेग्लिजेंस से हुआ है, तो वहाँ पे जो है वो आपको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। या जैसे कि यहाँ पे है बैरल फॉलिंग फ्रॉम वेयरहाउस विंडो, अगर वेयरहाउस विंडो से बैरल गिर जाता है और उस वजह से किसी के सर पे चोट लगती है, तो वो सामने समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो है वो रेस इप्सा लिक्विटोर का केस मैक्सिम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो दिख ही रहा है कि वो बैरल गिरने की वजह से जो बंदा काम कर रहा था उसको चोट आई है। तो वहाँ पे जो है उसको यूज्ड व्हेन डायरेक्ट एविडेंस इज डिफ़िकल्ट फॉर प्लेंटिव, अगर प्लेंटिव डायरेक्ट एविडेंस नहीं दे सकता है, वहाँ पे वो बता सकता है कि देखो वो बैरल ऊपर से गिरा है और मैं नीचे काम कर रहा था, मेरे ऊपर सर के ऊपर जो बैरल गिरा, जो पत्थर गिरा या कोई भी चीज़ जो गिरी उससे मुझे चोट पहुँची है। तो ऐसे केस में ये जो है ये टॉट है कि सामने ही समझ में आ रहा है, जहाँ पे किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, उसके नेचर से ही इम्प्लाई हो रहा है, इट इम्प्लाइज, अज्यूम हो रहा है या समझ में आ रहा है, इम्प्लाई हो रहा है।